एक और मजेदार बात इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है कि इलेक्ट्रो जैसे ही क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड की खबर फ्रांस तक पहुंची, वहां पे बैठे थे जीन बैप्टिस्ट बायोट एंड फिलिक्स सवार्ट। ये दो इनक्रेडिबल साइंटिस्ट ने 1820s के टाइम पे ही एक वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे न्यूमेरिकली हमें बताया। और अगर आपने ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली से उस वीडियो को चेकआउट करो, फिर ये सेकंड पार्ट आप देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी स्टोरी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। तो बायट सावर्ट लॉ को प्रॉपर अगर समझना है तो हमें उसकी स्टोरी ये समझनी पड़ेगी कि उस दौरान कूलम्स लॉ मार्केट में काफी ज्यादा फेमस हुआ था और कूलम भी न्यूटन बाबा से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और ये जो बायट और सावर्ट दोनों साइंटिस्ट थे ये भी कूलम लॉ से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो उनको ये समझ में आ रहा था कि एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, तो एक पॉइंट यहां पे भी कुछ एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। इसी वजह से उन्होंने कंसीडर किया एक करंट एलिमेंट। तो उन्होंने बोला कि एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लो जिसकी लंबाई कुछ dl होगी, और क्योंकि इसमें I करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये I dl एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसे अपन करंट एलिमेंट बोला करेंगे। तो उन्होंने बोला कि इस करंट एलिमेंट की वजह से एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और ऐसे सारे एलिमेंट्स को जब आप जोड़ देते हो तो उन सब की वजह से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर दिखती है। तो एग्जैक्टली बायट सावर्ट लॉ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके निकाला गया था। तो उन्होंने ये बताया इस एलिमेंट से अगर आप कुछ r दूरी पे, r इज द पोजीशन वेक्टर, r दूरी पे अगर कोई पॉइंट लेते हो तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कितनी ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, दैट मींस इस करंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट चीज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है कि आईडीएल और आर के बीच में कितना एंगल है। तो सपोज इसको मैं थीटा बोलता हूं तो इसके साइन थीटा पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसके बाद ये भी देखने को मिला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी फॉलो करती है, जस्ट लाइक कूलम्स लॉ। तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर करके वो ला रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज उनको समझ में है कि इनको अगर आप क्लब अप करोगे तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल इंटू साइन थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी और ये आईडीएल भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे पोजीशन भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनको ये समझ में आया कि यहाँ पे एक वेक्टर का प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे यहाँ पे साइन आ रहा होगा। और यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड थंब रूल भी यूज हो रहा है तो डेफिनेटली से यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी परेशानी है तो चैनल पे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको देख के इन फंडों को एक बार क्लियर कर लेना दोस्त। तो यहाँ पे उनको समझ में आया कि क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, तो यहाँ से बी जो आया दैट वाज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से आया। परंतु अपन को ये भी पता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है दैट इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आर कैप को आर लिखूं तो बी का जो फॉर्मूला बन जाता है बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर होल अपॉन आर स्क्वायर के साथ एक इसका भी आर आएगा तो आर का क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इनकी डेवलपमेंट में ये था कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या हो। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को निकाला तो फाइनली हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो आई नो ये फर्स्ट टाइम में तो काफी ज्यादा खतरनाक सा दिख रहा है क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इसको जब हम धीरे धीरे अप्लाई करना सीखेंगे तो ये काफी इजी है और काफी हद तक कूलम्स लॉ से भी सिमिलर लगेगा आपको। ठीक है, तो अपन को इसमें ध्यान रखना है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है। जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वो हमको क्या बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब फ्लो करके जाती है मीडियम से तो क्या रेसिस्टेंस मीडियम ऑफर कर रहा है, राइट। यहाँ पे ये म्यू नॉट भी कुछ कुछ ऐसे ही काम करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेस में जब पेनिट्रेट करके जा रही है, एक प्रकार से फ्लो करके जा रही है, तो स्पेस उसके फ्लो में क्या रुकावट डाल रहा है इसके बारे में अपन और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सीखेंगे। फिलहाल अपन को बस ये ध्यान रखना है कि म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जो स्पेस या मीडियम के बारे में बताता है। इस म्यू नॉट का नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे क्योंकि नॉट लगा हुआ है, नॉट हमको ये बताता है कि वैक्यूम या एयर में क्या परमिएबिलिटी है। वो परमिएबिलिटी या परमिएबल शब्द से आया, आप समझ सकते हो। परमिएबल माने कोई मेम्ब्रेन है उसके आसपास या आर पार कितना परमिएट करके जा सकता है कोई चीज, परमिएबल उधर से आया है। ठीक है, तो ये अगेन परमिटिविटी जैसा ही कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस थोड़ी समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नीचे 4 पाई आ रहा है, तो आप याद कर सकते हो मेरी लाइफ ऑफ पाई वाली वीडियो में एक चीज मैंने सिखाई थी आपको कि जब भी सर्कल या गोल चीजें आएंगी अपने लाइफ में तो वहां पे पाई डेफिनेटली से होगा। और हमको पता है कि इस वायर के आजू बाजू गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जिसको अपन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल होती है इस वजह से यहाँ पे देखो पाई भी आ रहा है।
तो ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है ना, इसकी वैल्यू भी अपन को ध्यान रखनी है। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। फिलहाल के लिए अपन को इतना ही ध्यान रखना है, धीरे धीरे चीजें और क्लियर अप होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो है वो टेस्ला होती है, तो यहाँ पे टी लगा सकते हो आप, टेस्ला इसकी यूनिट आएगी। अब बायट-सावर्ट लॉ को अपन लगा के एक फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, जिससे ऑयस्टर्ड को बहुत ज्यादा मजा आ गया था कि यार अपन एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो अपने पास आइडियल इधर है, आर इधर है, तो अपन को दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते आता है, राइट। तो सबसे पहले हम अपनी हाथ को लेंगे, जो हाथ की 4 उंगलियां हैं उसको आइडियल वाले वेक्टर की तरफ पॉइंट करेंगे, फिर उससे हम इस आर वेक्टर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो जब अपन ये काम करेंगे आइडियल क्रॉस आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस पॉइंट पे जहां पे फील्ड निकालनी है, तो आप जब आइडियल क्रॉस आर करोगे तो उस पॉइंट पे अंगूठा अंदर जा रहा है, ये चीज आपको करके देखनी पड़ेगी। तो आइडियल ऊपर, आर इधर गया, तो अंगूठा अंदर जा रहा है। तो अपन को ये चीज समझ में आती है कि इस वायर के आसपास इस साइड को जितनी भी पॉइंट्स है यहाँ पे सब जगह आप देख सकते हो अंगूठा अंदर ही जाएगा। तो इस वायर की वजह से राइट साइड में सब जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आएगी। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द वायर में सोचोगे तो आइडियल, अगर मान लो आपने आर वेक्टर सपोज यहां पे लिया, तो अब आप करोगे आइडियल क्रॉस आर, इस तरफ घुमाओगे, तो आइडियल क्रॉस आर करोगे तो अंगूठा बाहर आएगा, राइट, आपके फोन के स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा। तो यहां पे समझ में आता है यहां पे हर जगह जो फील्ड लाइंस है वो बाहर निकल के आ रही होगी। मेरे ख्याल से आपको ये डॉट और क्रॉस जो कॉम्बिनेशन है या बोलना चाहिए कन्वेंशन है, साइन है, ये समझ में आ रहे होंगे। डॉट माने बाहर आ रहा है, क्रॉस माने अंदर जा रहा है प्लेन के, राइट। ये चीज अपन 10th क्लास में भी सीखते हैं। तो किसी भी वायर में, जैसे इस वायर में करंट ऊपर जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अपन को क्या करना है, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इसके अलावा अपन ने ऑयस्टर्ड वाले वीडियो में ये भी सीखा था, अगर आप अपने राइट हैंड की थंब को करंट की दिशा में पॉइंट करोगे तो उस पॉइंट पे हाथ कहाँ घूम के जा रहा है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये आर वेक्टर है और मैंने अपना थंब को आइडियल की दिशा में रखा, तो मेरा हाथ घूम के इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जाना चाहता है, तो अगेन यहाँ पे फील्ड अंदर तरफ आएगी और दूसरी तरफ से घूम के ये फील्ड बाहर को निकल रही होगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। इसको अब अपन अप्लाई करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपसे बताना चाहता हूं, सपोज कि एक तार है जिसमें करंट ऐसे करके आ रही है, तो अगर इस तार की दिशा में, मान लो ये करंट तो फ्लो हो रही है, अगर मैं इस तार की दिशा में आगे जाके एक पॉइंट कंसीडर करूं P, और मुझे अगर इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी हो, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इस करंट कैरिंग वायर पे एक डीएल एलिमेंट मानेंगे, दैट इज आईडीएल अपन एलिमेंट मानेंगे। अब इस आइडियल एलिमेंट से जो P पॉइंट है, वो P पॉइंट यहां से आप देख सकते हो इतनी R डिस्टेंस पे है, लेकिन आप ध्यान दोगे कि जो R वेक्टर है वो भी राइट साइड को है, आइडियल वेक्टर है ये भी राइट साइड को है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर्स का 0 होता है, तो यहाँ पे भी इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर ये 0 आएगी, क्योंकि आप समझ सकते हो आइडियल क्रॉस आर विल बी आइडियल आर साइन थीटा। अब अगर साइन 0 डिग्री हो गया तो पूरे को ले डूबेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर इज ऑलवेज 0। इस बात को अपन को अच्छे से याद रखना है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें तार की लाइन में ही, मतलब तार की एक्सिस पे ही अपन को किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना होगी, तो खटाक से अपन को 0 याद आना चाहिए। चलो अब अपन बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ की वायर है जिसमें सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसा हमने इलेक्ट्रो में भी काम किया था। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी दूरी वायर से आर है, परपेंडिकुलर दूरी, अपन को ये एंगल सपोज θ1 दिया है, ये एंगल सपोज θ2 दिया है, तो हमको इस वाले पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पता करनी है। तो करंट अगर ऊपर जा रही होगी तो अंगूठा ऊपर रखेंगे तो हाथ घूम के अंदर जा रहा होगा, तो यहाँ पे जो भी फील्ड आएगी वो इनवर्ट डायरेक्शन में आएगी, ये तो अपन को पता चल गया। लेफ्ट साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ये भी अपन को मालूम है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि अपन फील्ड कैसे निकाले, तो सिंपल से अपन को बायट-सावर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, दैट इज इसकी जो लंबाई है इसको मैं dy बोल रहा हूँ और इसमें से I करंट जा रहा है, तो हमारा एलिमेंट बन गया IDY, ठीक है। नेक्स्ट चीज अपन को समझना है, इस पॉइंट से इस एलिमेंट की जो दूरी है इसको अपन y बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस एलिमेंट की वजह से हम इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे बायट-सावर्ट लॉ लगा के। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एंगल जो है एक वेरिएबल एंगल मैं थीटा मान लेता हूं और यहाँ पे छोटा सा एंगल डी थीटा बन रहा होगा, इसको अपन मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बायट-सावर्ट लॉ लिखें, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी फील्ड आएगी, तो उसको अपन लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर अपन लिखेंगे आई डी एल की जगह dy,
क्रॉस आर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में सीधा सीधा लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, वैसे लिख लेता हूँ। तो आइडियल क्रॉस आर अपन लिख लेंगे आइडियल आर साइन थीटा। अब आर में तो अपन को ये दूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे आइडियल क्रॉस एक्स इंटू साइन थीटा। अब ध्यान समझेंगे, ये एंगल हो रहा है थीटा, अपना आई इस तरफ है, आइडियल इस तरफ है, पोजीशन वेक्टर ये है, तो इनके बीच में तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो आप देखो ये थीटा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल अपना 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे जब अपन साइन की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा आना चाहिए, होल अपॉन दूरी का क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने लिखा। अब देखो सारा गेम अपन को यहाँ पे एक्स में दे रखा है, लेकिन हमको तो एंगल्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन थोड़े थोड़े कन्वर्जन्स करेंगे। देखो एक एक्स से तो एक एक कट जाएगा, एक्स का स्क्वायर बचेगा, तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अपन लिखेंगे आई डी वाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये y है, ये r है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा x। तो अपन x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही बात है। अच्छा, तो मुझे तो यहाँ पे x का स्क्वायर चाहिए, तो रूट वूट हटा के सीधा सीधा वैल्यू डाल दो। तो ये बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा चुटकी भर मैथ्स और लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल्स में जाना है। तो अब अपन समझते हैं, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा लिखूं तो अपन को क्या मिलेगा भाई। तो टेन थीटा विल बी, देखो ये थीटा एंगल है तो इसके सामने होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, मतलब y अपॉन आर। तो y की वैल्यू क्या बन गई, आर टेन थीटा, सही बात है। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूं, क्यों डिफ्रेंशिएट करोगे सर, यार dy चाहिए ना अपन को भाई, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं मिलूंगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर आर, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से अगर डी वाई चाहिए होगा तो इस डी थीटा को अपन ऊपर बुला लेंगे, तो डी वाई आ जाएगी अपने पास। तो बेसिकली मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए, जैसे डी वाई की वैल्यू आ गई, अब यहाँ सब्सटीट्यूट करो और यहाँ पे भी y की जगह आप डाल देना आर टेन थीटा। एक भारी मिस्टेक लेके मैं चल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने ये x लिखा है वहाँ पे r आना चाहिए, तो ये भी एक मिस्टेक मेरे से हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस अपना r है, परपेंडिकुलर अपना y है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब डी वाई को सब्सटीट्यूट अगर मैं कर देता हूँ तो अपन को देखो क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई की वैल्यू हो जाएगी आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा होल अपॉन वाई की जगह अपन डालेंगे आर टेन थीटा। तो आप देखोगे आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन अगर ले लें तो ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्लियरली देख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास सिंपली कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ही तो बचेगा। तो ये अपना पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है कि यार लिमिट कैसे लेनी है। तो अगर ये आपका रेफरेंस है तो इसके नीचे जब जाओगे तो नेगेटिव में एंगल मापेंगे, इसके ऊपर जब जाओगे तो पॉजिटिव में एंगल मापेंगे। तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो आएगी माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, ठीक है। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस साइन नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा साइन। अब अपर लिमिट जब डालोगे तो आप डालोगे थीटा 1, तो साइन ऑफ थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट में आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा 2। अब अपन को यहाँ पे एक चीज पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, तो ये माइनस इधर आके इस माइनस को निपटा देगा। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट की मिल जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। आई नो इसका डेरिवेशन थोड़ा टफ है, लेकिन अपन को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। एक और मजेदार बात इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर दोनों हुआ करती थी, क्योंकि वहां पे डिफरेंस अलग था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हिसाब था, जो नेचर था, वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या है आप देखोगे, अगर आप इस दिशा में करंट जा रही है आपकी वायर में, तो इधर पे हर जगह फील्ड अंदर ही आएगी, तो एक ही फील्ड आएगी, दो वेरिएशंस नहीं आएंगे, दो कंपोनेंट्स नहीं आएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल फील्ड आएगी और वो इनवर्ड ही आएगी, इसलिए यहाँ पे एक सिंगल फॉर्मूला है। तो जैसे क्वेश्चन में एंगल्स की वैल्यू दे देगा, तो एंगल्स के साथ अपन मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अपन इससे निकाल लेंगे और डायरेक्शन के लिए अपना राइट हैंड थंब रूल संभाल के रखना है, ठीक है भाई। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनको अपन को ध्यान भी रखना है और आगे काफी ज्यादा काम भी आएंगे। तो सपोज अपने को एक वायर दे रखी है जो यहाँ पे 53 और 37 डिग्री बना रही है और इस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालनी है और इस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो हमेशा हमको r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, इसको थोड़ा सा केयरफुल याद रखना, ठीक है। तो अब अपन को सिंपल फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे जो फील्ड होगी, अंगूठा ऊपर रखेंगे करंट की दिशा में, तो हाथ घूम के अंदर जाएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो फील्ड है इनवर्ड आएगी और उसकी वैल्यू होगी, अपन रखेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 साइन 37 प्लस साइन 53, ठीक है। वैल्यूज अपन को याद है क्या भाई? तो आप लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन 37 3/5, साइन 53 4/5, तो 3/5 प्लस 4/5 7/5। तो अपना आंसर आ जाएगा 7/20 म्यू नॉट आई बाय पाई आर। तो ये फील्ड इस पॉइंट पे इनवर्ट जा रही होगी, ये अपन बता सकते हैं। इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं। तो सपोज एक करंट कैरिंग वायर है जो इस तरीके से अपन को बना रखी है और हमको पूछता है कि यार इस एक पॉइंट पे आप फील्ड निकाल के बताओ जो इस वायर के ऑलमोस्ट सीधे सीधे में यहाँ पे है। तो इस पॉइंट पे अपन को जब फील्ड निकालनी है, सपोज यहाँ का एंगल मैंने आपको दे दिया 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो आप सोचो यहाँ पे तो वायर ही नहीं है और यहाँ वायर नहीं होगी तो यहाँ पे एंगल भी नहीं होगा, तो इस तरफ का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला अपन अगेन, अंगूठा ऊपर, तो इस पॉइंट पे हाथ घूम के अंदर जाएगा, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो इनवर्ड आएगी और उसकी वैल्यू अपन लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये दूरी r है, इंटू साइन 60 प्लस साइन 0 डिग्री, दूसरे साइड का 0। तो साइन 60 कितना होता है भाई? √3/2। तो अपना आंसर बनेगा √3/8 पाई आर, नीचे आएगा और ऊपर म्यू नॉट टाइम्स आई आ जाएगा, टेस्ला हो जाएगी। तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अच्छा, अंदर जा रही तो अपन को क्रॉस यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हैं इस केस में। एक और इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ, इसको ध्यान रखना है। तो सपोज ऐसा एक क्वेश्चन है जहाँ पे ये एंगल सपोज 37 दिया है और ये एंगल अपन को 53 दिया है। कुछ भी एंगल हो सकता है, θ1 θ2 कुछ भी हो सकता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। और वायर से जो परपेंडिकुलर दूरी है वो r दी है। तो अब देखो, अपन इलेक्ट्रो में भी ये चीज़ की थी। अगर वायर सिर्फ इतने पार्ट में है और अपन को यहाँ पे फील्ड बतानी है, तो अपन ने ऐसे इलेक्ट्रो में भी किया था। सोचो जब अपन को एक पूरी लंबी वायर दी होती, यहाँ पे उसकी वजह से फील्ड निकालते, एक छोटी वायर लेते उसकी यहाँ पे फील्ड निकालते और लंबे में से अगर छोटी माइनस कर दें तो ये ब्लैक कलर की जो बची कुची वायर है इसकी फील्ड अपन को मिल सकती है। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले आप सपोज पॉइंट की नेमिंग कर देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो सपोज अगर ए सी एक वायर है तो उसकी वजह से फील्ड कितनी आएगी? तो वो आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन 53 और माइनस में तो 0 ही हो जाएगा, तो इतना आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप इमेजिन करो BC एक वायर है, BC। तो BC वायर की वजह से जो फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन 37, क्योंकि सिर्फ इतना सा एंगल तो यहाँ पे बनेगा, इतनी सी वायर होगी तो सही है। यहाँ पे तो 0 वायर है तो 0 एंगल हो जाएगा, तो साइन 37। अब आप सोचो ना, बड़ी वाली वायर माइनस छोटी वाली वायर, मतलब बड़ी वाली वायर की फील्ड माइनस छोटी वाली वायर की फील्ड आप करोगे तो आपको नेट फील्ड यहाँ से मिल जाएगी। तो बी नेट जब आप करोगे तो आपको देखो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर तो कॉमन ही मिलेगा और बड़ी एंगल मतलब साइन बड़ा एंगल 53 माइनस साइन छोटा एंगल 37 आपको मिलेगा। तो हमेशा इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो कि बड़ा वाला एंगल का साइन माइनस छोटे वाले एंगल का साइन करोगे तो ये बची कुची वायर की फील्ड अपन को इस पॉइंट पे मिल जाएगी। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं आपको तो हो जाएगा बी नेट। तो इसको रख लेते हैं, साइन 53 हो जाएगा 4/5, साइन 37 3/5, 4/5 माइनस 3/5 1/5 और ये 20 बन जाएगा और ये अंदर की तरफ आएगी। तो ये अपन को अंदर की डायरेक्शन में फील्ड मिल जाएगी। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट केसेस भी अपन को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इस सीक्वेंस में अपन एक और चीज समझते हैं। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज वायर है, यहाँ से भी इनफाइनाइटली ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी इनफाइनाइट जा रहा है और उससे हमको सपोज r दूरी पे यहाँ पे फील्ड पता करनी है, तो आप सिंपल सा सोचो ना, अगर वायर यहाँ से होती तो अपन यहाँ एंगल बनाते, अब ये वायर यहाँ से होती तो एंगल थोड़ा बड़ा हो जाता। ऐसे ही करते करते अगर इनफाइनाइट जाएगा तो यहाँ तो भाई 90 डिग्री हो जाएगा
और इस तरफ भी ऐसी करके 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट लंबी वायर होगी तो दोनों तरफ हम बोल सकते हैं 90-90 एंगल बनेगा। तो अगेन राइट हैंड थंब रूल्स है, अंगूठा ऊपर तो हाथ अंदर। तो यहाँ पे अंदर की दिशा में फील्ड आएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। तो इसको इंटू 2 कर सकते हैं। तो साइन 90 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2, 2 से ये 2 कटेगा, 2 बचेगा। तो फील्ड की ये जो वैल्यू आएगी इसको अपन को ध्यान रखना है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। दिस इज म्यू नॉट आई बाय 2πr। और यहाँ पे इन्वर्ट जा रही है तो क्रॉस लगा देते हैं। बाकी डायरेक्शन तो अपन निकाल ही सकते हैं किसी भी सिनेरियो में, राइट। तो ये अपनी फील्ड आ जाती है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो ऐसी करके सेमी इनफाइनाइट भी होगी, जैसे अपन इलेक्ट्रो में देखा था, तो उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर सपोज सेमी इनफाइनाइट वायर एक है अपने पास, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। मान लो करंट अब की बार नीचे जा रही है, ये केस भी ले लिया जाए। तो यहाँ से अपन को r डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड बतानी है। तो सबसे पहले चीज़, आप अगर अंगूठे को नीचे करोगे तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे हाथ देखो घूम के आउटवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जो फील्ड है ये बाहर की तरफ आएगी, तो हम ऐसे बना देंगे। और दूसरी बात है, इस तरफ कोई वायर ही नहीं है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 0 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में यहाँ पे 90 डिग्री होता है और ऊपर की तरफ 0 डिग्री होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो सिंपल ही है। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू साइन, एक तरफ 90 है प्लस एक तरफ साइन 0 है, तो वो 0 ही बन जाएगा। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4πr। और बाहर की तरफ आएगी तो आप एक डॉट लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट आपको ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होता है। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के एंड में देना चाहता हूँ। इसके बाद एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या फाइनाइट वायर के कॉम्बिनेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी सीखेंगे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा, सपोज हमने एक स्क्वायर बना लिया, इसमें जो करंट है ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आई करंट घूम रही है, इस स्क्वायर की जो साइड्स है वो ए है। तो अपने को पूछता है जो सेंटर है, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे स्क्वायर सिस्टम की वजह से कितनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी होमवर्क क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसको एक बार आप ट्राई करो और कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना कि इसका आंसर किस किस ने सही निकाला और क्या है वो मुझे बताओ, तो मैं आपको सही बताऊंगा कि करेक्ट तरीका एंड करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि और लोगों को मालूम चले कि एक धांसू फिजिक्स का चैनल है जिसमें एक बढ़िया से सर पढ़ाते हैं। तो आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में जिसमें हम बढ़िया बढ़िया सवालों को भी ट्राई करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।